मान्यवर सुनील सिंह ताराम, संपादक गोडवान दर्शन, कचालगढ़, महाराष्ट्र से, उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार रखें। मित्रों, वामसेप के प्रबोधन शिविर में आदिवासियों के संबंध में, उनके गोत्र, संस्कृति, इस पर कुछ बोलूंगा और हमारे समाज को किस तरह से ब्राह्मणीकरण हुआ या हमारे इसमें ब्राह्मण व्यवस्था कैसी हुई। मैं समझता हूं कि अभी वामसेप में तो सब लोग आ गए हैं, लेकिन उन्होंने इनसे मुक्त हुए हैं या नहीं मैं नहीं जानता कि वास्तव में अपना संस्कार, अपना जन्म, अपना मृत्यु और विवाह संस्कार ब्राह्मणों से छोड़कर कराते हैं क्या नहीं। ठीक, मैं अपनी विषय पर आता हूं। हम आज जो आदिवासियों के बारे में, जैसा कि अभी कुछ मित्रों से मालूमात हुआ कि उत्तर भारत के लोग आदिवासियों के बारे में बहुत कम जानते हैं और दक्षिण भारत के लोगों को भी हो सकता है। मैं इसके पूर्व आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग यानी यहाँ के मूल निवासी लोग, मूल निवासी यानी आदिवासी कौन है? आदिवासी यानी जैसे आदि अनंत बोलते हैं, हम तो यहां आदि से पैदा हुए हैं, हम जड़ के आदमी हैं। जड़ के आदमी या मूल निवासी, इसी को अंग्रेजी में इंडिजिनस कहते हैं। और जो जड़ का आदमी होता है वो सारी चीज को जानता है। तो ऐसे ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वी निर्मित हुई तब से लेकर यहां आदिवासी ही निवास करते थे और हैं, आज भी हैं और करते थे, और उनका विकास, उद्भव इसी धरती पे हुआ है। और आर्य लोग कब आए हैं ये तो सभी को मालूम है, अगर पढ़े लिखे होंगे तो। ईसा से 2-2.5 हजार पूर्व। और कैसे आए ये तो भी मालूम है। आज जो है उत्तर भारत के जो बेरोजगार लोग हैं वो कैसे आते हैं? भीख मांगते आते हैं, या टीम टप्पर लेकर आते हैं, या कहीं ऐसा ओरिया टोरिया में रहने के लिए आते हैं। इस तरह से उनका आगमन हुआ। आने के बाद देखे यहाँ 3000 साल पहले तो यहाँ के लोगों का जीवन ऐश्वर्यपूर्ण था, जिसका नाम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा को आर्यों ने जाने नहीं दिया। वो तो अंग्रेजों को भला करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए कि अगर अंग्रेज लोग यहाँ रेलगाड़ी नहीं लाते और यहाँ जंगलों को काटना और सड़क बनाना, तो ऐसे में एक यहाँ का सर्वे ऑफ इंडिया का राखालदास बनर्जी ने जंगल काटना शुरू किया। तो वहां पर एक वो खोजा तो कहा ये मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा को क्या बोला? मुर्दों का टीला। लेकिन जब वो खोदने लगा और खुदाई शुरू हुई तो एक से एक महल और एक से एक सुंदर नहाने घर और एक से एक बड़े सुंदर घर और नालियां आज भी नहीं बना सकते, ऐसी विकसित सभ्यता थी। तो
समय उनने कहा कि ये तो 1922 और 24 के बीच की बात है और 3000 साल पहले की बात है। तब आर्यों ने देखा कि यहाँ तो सारे लोग जो है बड़े आपस में रहते हैं और यहाँ सब तरह के स्वर्ण मुद्रा और अच्छे कपड़े, अच्छे विषय। इसका मतलब है कि आदिवासी लोग उस समय तक इतने सभ्य हो चुके थे, उनको सब चीज की मालूम थी, ज्ञान विज्ञान, और इसके आधार पर उन्होंने एक संकेत की लिपि बनाई थी। आज भी उस लिपि को आज जो है, चाहे अंग्रेज सरकार आए या भारत सरकार आए या मुगल सरकार आए, कोई भी उन्होंने फॉलो किया है। ये तीर का निशान क्या है? ये सिंधु लिपि का एक रेखा है। इस प्रकार से उन्होंने लिपि और संस्कृति भी कैसा था कि हमारे एक विद्वान बहुत अध्ययन किया उन्होंने भाषा पर, और ये भाषा है द्रविड़ मूल की प्राकृत की पूर्व भाषा, जिसको कोयतुर भाषा कहते हैं या हिंदी में गोंडी भाषा कहते हैं। उससे ही पढ़ा जा सकता है, अन्यथा दूसरे से नहीं पढ़ सकते। और क्यों पढ़ा जा सकता है? क्योंकि उस भाषा में दाएं से बाएं चलते हैं, हर एक चीज उनका बाएं चलता है। आज भी उनका जीवन में वैसे ही है, दाएं से बाएं, और साथ ही साथ उनमें चित्र था और उस चित्र का भाव था। इसका क्या मतलब होता है? ऐसा वो सिंधु लिपि, वो शंभु लिपि था, सिंधु बना दिए, शंभु का वंशज है। तो वही शंभु के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि ये शंभु कौन है। आल के बेटा बाल, बाल के बेटा काल, काल का बेटा रिंज, रिंज का बेटा इजय, इजय का बेटा विजय, और इजय के बेटा ब्रिंज, ब्रिंज के बेटा देव दुलरवा, देव दुलरवा का बेटा ठाकुर देव, और ठाकुर देव का बेटा कुपार लिंग। तो कुपार लिंगो इतना बड़ा भारी विद्वान हुआ, जिसको अभी पूर्ववक्ता ने बताया कि वास्तव में वो ऐसा तत्वज्ञानी था कि इसको हम ये बहुत से आर्य भाषा में बोलते हैं ब्रह्मांड, लेकिन आदिवासी भाषा में बोलते हैं पुकराल। पुकराल में जितने ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र उसका अध्ययन उसने किया, और वो अध्ययन, उसका शोध जो है करीब करीब नहीं तो 24 साल तक रहा कि कितने ग्रह हैं आकाश मंडल में और कितने सूर्य हैं और कितने क्या हैं। उस आधार पर उसका अध्ययन किया, और उसके बाद जो है ये जाना उन ग्रहों के हिसाब से, वो ग्रह में है धातु तत्व है, उन तत्वों के हिसाब का उन्होंने एक अलग यानी फाइल बनाया, और इसके बाद में उनसे कौन कौन से मिलने के बाद कौन सा जीव पैदा हुआ, ये फाइल बनाया उसने। जो वनस्पति की बात आती है, वनस्पति शास्त्र, और उसके बाद जो है पक्षी, पक्षी कौन कौन इससे बना, और इसके बाद में पशु और जीव जंतु। इन जीव जंतु वनस्पति इन सब के बाद में तब तक जो है इस पुकराल में जो ग्रह नक्षत्र थे उनका काल कितना बीत चुका था ये नहीं समझ में आता है। लेकिन 3 अरब पृथ्वी की आयु हो चुकी है, और उसमें 2 अरब के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो 1 अरब में आधा समय में अंधकार गुरु, ये पृथ्वी पूरा जो है, पूरा पुकराल बिल्कुल एक अंगार का गोला अंधकार में था। अंधकार गुरु, धुंधकार गुरु और कैला गुरु, यानी जिस समय वो कैला गुरु होता है यानी थोड़ा सा कोयला का आता है, और उसी के बाद में है प्रकाश गुरु और तांबा गुरु और वायु गुरु।
ये इनको इस हिसाब से ये पुकराल जब सूर्य की रोशनी पड़ी तो पूरा जो है खुल गया, और खुल जाने के बाद में जो वनस्पति जीव जंतु ये हुए, इन जीव जंतु वनस्पति से उससे विकसित रूप मनुष्य, और इसी मनुष्य ने उनका निर्धारण जो है कुपारलिंगों ने एक पशु, एक पक्षी और एक वनस्पति, इसके हिसाब से उनको गोत्र दिया। गोत्र यानी वंश दिया, और वो वंश क्या है, उसमें उतने ही तत्व है, धातु है। यानी जैसे आज जो है सोने की अंगूठी पहनेंगे तो उसमें यानी जरूर तांबा या और कुछ मिलाएंगे तब कड़ा होगा। इसी प्रकार से हमारा जो क्लेंस बने, गोत्र बने, यानी उनका गोत्र बने कि एक धातु से दूसरे धातु, ऐसा करके उन्होंने दो ऐसे विषम धातुओं का और इस तरह से गोत्र बनाया। और गोत्र बनाने के बाद में एक और थोड़ा सा बात आती है कि यहाँ उन्होंने देखा पहले के पैदा हुए लोग जो है सब बेकार थे, कोई अच्छा नहीं था। आज हमको बाप से बनाने की क्या जरूरत पड़ी। ऐसा ही कुपारलिंगों ने कहा मैं नया जनरेशन तैयार करूंगा। ऐसा करके उसने एक आता है कि जंगो रायदार की एक अनाथ आश्रम में बहुत से गांव के बच्चे और उसके बच्चे, कली कंकाली के बच्चे, ये सब उन लोग मैंने बेस सीमा में रहते थे, अनुशासन नहीं था, तो उनको अपना जो है यानी उनका निर्देशक, एक निर्देशक था, उसको शंभू बोलते हैं, जिसको बाद में जो है उन्होंने ब्राह्मणीकरण करके शंकर बना दिया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को संस्कार डालना है और आपको इस समाज में एक सांस्कृतिक रचना करना है। ऐसा करके सबको उनको गुफा में बंद कर दिया, और गुफा में बंद कर दिया तो इतने वर्ष बीत गए, और ऊपर से एक छेद था, वहां पर से भोजन देते थे उनको। 12 वर्ष के बाद उनको बाहर निकालते हैं और उनको एक संस्कार डालते हैं, और वो संस्कार है, वो जो स्थान है, वो जैसा कि भूवैज्ञानिक और जितने भी भूगोलवेत्ता है, समाजवेत्ता है और ये लोग हैं, उन लोगों ने कहा है, तो वो है कचारगढ़, जहां पर मैं रहता हूं। वहां से निकालकर उसमें 14 लड़का, 14 लड़की और 6 लोग और ऐसे थे। इन 33 लोगों को ले जाकर एक नदी है वहां पर नहलाए, और नहलाने के बाद लाकर उनको संस्कार डाले। तो 12 वर्ष तक उनका जो है एक संस्कार डाले, नियम से चलना, उनके पागा पटोकी और ये सब जो है ना, यानी वस्त्र पहनने के और नियम से चलना, बोलना, और वहीं से भाषा की बात आती है। तो उन लोगों की जो गुफा में थे, तो गुफा से निकलने के बाद उनकी भाषा तो थी नहीं, वो क्या बोलते थे, चिल्लाते रहे होंगे, आज भी ऐसे ही है ना। तो उनको भाषा का रूप दिया, और वो भाषा जो है लिंगों ने दिया, जो पशु पक्षी जीव जंतु इन लोगों के द्वारा एकत्र किए गए शब्दों को जोड़ा और उसका मतलब निकाला, और वो जो है प्राकृत भाषा में थी। उसके अनुसार उनको शिक्षा दिया, और उन शिक्षा देने वालों को 14 जोड़ा बनाया और 5 लोगों को छोड़ दिया। और ये 14 जोड़ा जो है इनको देव बांटा। वो देव कैसा, उसके बांटने का प्राकृतिक एक उनका परीक्षण, अंत में परीक्षा होती है ना, जब पढ़ाई होती है तो वैसे ही परीक्षा लिया। तो सेमल का एक पेड़ होता है, उसमें 12 पत्ती होते हैं, 12 पत्ती होते हैं सेमल के इसमें। तो कहा, और उसमें खाते रहते हैं। तो उन बच्चे लड़के लड़कियों को बोला, जाओ तुम्हारी इच्छा में जो पत्ती साथ में आए उसको लेकर आओ। अब जिसके जैसा समझ में आया, कोई 2 पत्ती लाया, कोई 1 पत्ती लाया, ऐसा करके 12 पत्ती का 12 ऐसा लाए, और कोई ऐसे। तो इसी के हिसाब से उसका संबंध जो है
ये पोखराल में वायुमंडल में जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका असर है, क्योंकि वनस्पति उसी के तारतम्य में पैदा होता है। तो उस के अनुसार उनको बांट दिया और उसके बाद कहा कि तुम इस देव के हो, तुम इसने देव के हो, ये तुम्हारा कुल चिन्ह है, तुम ये है। और इसी तरह से जीव जंतु का, इस प्रकार से वो देव संख्या में बढ़ गए। और अब ये देव संख्या में बढ़ गए और इसी के हिसाब से उनको इन्हें जोड़ा बना दिया। तो सम विषम, यानी एक देव दो देव ऐसा करके 12 हुए, तो उसको फिर बाद में 7 बनाए और 7 बनाने के बाद में उनको ऋण और धन ऐसा सम विषम के हिसाब से उनका जोड़ा बनाकर और इस पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे पृथ्वी में भेज दिया। जो आज जो पूर्ववक्ता ने बोला कि दक्षिण गोलार्ध में पूरा गोंडवाना था, इस गोंडवाना भूभाग में वहां पर ये जो है ईसा से कई हजार साल पहले भेज चुका। ये बात इन्हें हमारे आइडियोलॉजी में और न किसी के साहित्य में न किसी के समझ में नहीं आता है। वो केवल गोंडी भाषा में इसके जानकारी होंगे और जो गोंडी जानते हैं या गोंडी जानना चाहिए। जब हम बाहर के भाषाओं को हम सीख सकते हैं तो हम यहाँ के भाषा को क्यों नहीं सीख सकते। इसी के तारतम्य में आगे मैं बोलना चाहता हूँ कि सभ्यता के विकास में स्वर्ण युग सभ्यता, सारे जीवन की आवश्यकताओं का विकास इन 12 लोगों के द्वारा बनाए गए समाज से हो चुका था। अनाज, वनस्पति, धातु, खनिज, वस्त्र, आवास, निवास, मकान, महल, सैकड़ों किले के निर्माता बन गए थे। वही है उसका अंतिम स्वर्ण युग जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का। तो उस समय जो है आर्यों ने आक्रमण किया तो राजा संबर, राजा सगर, राजा जालंधर, राजा चंद्रचूड़ जैसे अजय योद्धा थे, उनको आपने सुना ही अभी कि उनको हराने में सैकड़ों साल लग गए, वो हारते ही नहीं थे। तब जो है ना आज की युद्ध नीति कैसी होती है, वैसे उन लोगों ने आर्यों ने कहा कि ये ऐसे जीतेंगे नहीं, इनकी बहन बेटियों को अपने पक्ष में मिलाओ। और इसी तरह से लड़ते लड़ते क्या हुआ कि सारे अनारियों को, आदिवासियों को समाप्त कर दिए और उनकी औरतों को खुद गुलाम बनाकर अपने हेड़ के हेड़ और उसकी निगरानी घोड़ों में घूमकर करती थी। आर्य लोग जब आए तो यहाँ औरत लेकर नहीं आए थे और नहीं आए थे इसीलिए यहाँ पहला जो अभी आपने सुना, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी अनार्य लड़की है। ऐसे ही बहुत से जितने भी हैं और ये अनार्य लड़की ही जिनको आज भारत में पूरे देश में आदिवासियों की लड़कियां हैं जो देवी के रूप में हैं, लेकिन उनका आर्यकरण हो गया, ब्राह्मणीकरण हो गया, उसमें आज पंडित बैठ गया और वो हम श्रद्धा से और बड़े लगन से उनकी सेवा करते थे। तो वो जो आर्यकरण जो ऐसा हुआ तो हारे हुए स्त्रियों से उन्होंने गुलाम बनाकर रखा और उनको बेचने लगे। एक आदमी के पास हजार औरतें, 16,000, 25,000, 60,000 ऐसा इनको बांटते थे और काबुल के बाजार में और मध्य एशिया के और भी दूसरी जगह में बेचते रहे और उनसे ज्ञान प्राप्त किए। आपको मालूम है भारत में यानी शंभुद्वीप में पहला जो आने वाला आर्य था वो है अगस्त को ऐसा भीख मांग के आया था और यहाँ विदर्भ के एक राजकुमारी पामेल गौतमी के उसको स्त्री बना लिया और इसके पश्चात जो है अपना वंश बढ़ाने के लिए आगे बढ़ लिया। मुझे नोटिस मिल गया है, मैं बहुत सी बातें बताना चाहता हूँ लेकिन समय के अभाव में नहीं है। भारतवर्ष में अखंड भारतवर्ष काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक गया और काठियावाड़ से ब्रह्मदेश तक गया, लेकिन भारत के आदमी कहीं बाहर नहीं गए। बाहर के लोग आए, पहले आए आर्य, उसके बाद आए मुसलमान, 11वीं सदी से मुसलमान आए
और उसके बाद आते हैं क्रिश्चियन। और इन लोगों ने यहाँ अपने देश में, हमारे देश में उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए हमारी बात जो है, हमारी जो चीज है, हमारा टेक्नोलॉजी है, हमारा ज्ञान है, हमारा विज्ञान है, इसको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। और इसी के वजह से भारत का आदमी बाहर तो गया नहीं, लेकिन आदिवासी भी नहीं गया। अगर गए हैं तो कौन गए हैं? गुलाम, जिनको गुलाम बना के रखा। क्यों? आदिवासी के पुरखा वो इसी धरती में रहते हैं, उनको वो दफनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनका वंश चलते रहता है। लेकिन गैर लोगों के जैसे आज जो है हमारे आदिवासी समाज की महिलाओं को गुलाम के समय में तो हुआ, आज भी है, हमारी जमीनें जा रही हैं, हमारी बहन बेटी भी जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? इसलिए कि जैसा कि अभी तक हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि आर्य लोग यदि किसी दमदार या बहुत तगड़ा बहादुर वीर योद्धा ज्ञानी है उसको हरा नहीं सकता, तो क्या करते हैं? सबसे कमजोर पक्ष है वो स्त्री को सामने करते हैं। इधर जो है बाबा साहब के साथ में ऐसे ही हुआ और उधर जयपाल सिंह मुंडा के साथ भी ऐसे हुआ। और इसी तरह से बहुत से विद्वान लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। जैसे आज कोई ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा होगा तो जरूर उसके साथ उसका पीछे जो है करने के लिए लगा देते हैं। ऐसा मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 7वीं सदी में भीख मांगते हुए ब्राह्मण लोग आए और राजा जमींदार बड़े किसानों के घरों में जाकर उन्होंने कहा, ठाकुर साहब हम रात के लिए रात 4 पहर के लिए रुकते हैं करते। वो रात के 4 पहर क्या हो गया, वो जीवन भर वही रह गया। इस तरह से उसकी जमीन जायदाद हड़प लिए। इस तरह से मैंने 2 किताब ब्राह्मणों की ब्राह्मणीकरण छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ है, एक है मोहताज और एक दूसरी किताब है जिसको मैंने लिखा है कि ब्राह्मण लोग जो है किस तरह से यहाँ अपना जाल फैलाते हैं और जाल फैलाने के बाद में उसको पूरा नेस्त नाबूद कर देते हैं। वही है आज जितने भी फॉरेन में जाकर यहाँ के जो आर्य लोग हैं वो जाकर वहाँ बिजनेस सीखते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ आकर कंपनी खोलते हैं और आदिवासी की जमीन को हड़पते हैं। यहाँ तक उनकी लड़कियों को शादी करते हैं, शादी तो नहीं करते, जबरदस्ती औरत बना लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी बहन बेटी को तो हम जमीन लेकर खरीद के दे रहे हैं। इस प्रकार से उनका शोषण चक्र चल रहा है जो बस्तर की बात है। और 17वीं सदी के बाद यहाँ ब्राह्मणों को पढ़ाने, राजकुमारों को पढ़ाने रविशंकर शुक्ला आया था खैरगढ़ में, और वो जो है 14 में सारे राजाओं को पढ़ाने लगा और हर एक राजा के घर में ब्राह्मण बिठा दिया। और राजाओं का यानी बड़ा मजबूत आदमी या अच्छा खान पीन वाला अच्छा है, उसके यहाँ सभी मानते हैं, सभी जानते हैं। तो उनके अनुकरण हमारी प्रजा भी वैसी थी और बड़े लोग जो आया ऋषि से वहां से उनका ब्राह्मणीकरण होने लगा। और जो ब्राह्मण से शादी नहीं कराएगा, ब्राह्मण से जनेऊ नहीं पहनाएगा और ब्राह्मण से कथा नहीं करवाएगा, वो ऊंचा कैसे होता है? वो तो नीचे यानी नीचे जाता है। और ये कथा को इन्होंने 18वीं सदी में बहुत जोरदार किया। और अभी स्वतंत्र भारत के बाद जब से आजाद भारत हुआ है तब तो घर घर में नवधा रामायण यहाँ जितना भी होगा और गाने बजाने वाले, नाचने वाले, सारे गवैया सब कुछ जो है वो आदिवासी है और उसी को पकड़ते हैं और उसको ले आते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणीकरण होता है। पहली बात यह है, मैं वामसूद के सारे मित्रों से कहना चाहता हूँ, अब अपने यहाँ से शुरू करिए। हम ब्राह्मण से कोई काम नहीं करवाएंगे। अगर हमारा परिवार का आदमी कोई कराता है तो हम लोग जो है उसके साथ नहीं जाएंगे। हमने नागपुर में एक बात शुरू किया था और वो आज भी है, जो आदमी हमारे ब्राह्मणों को बुलाएगा अपने मृत्यु कार्य में, शादी में या जन्म में, तो हम उसके यहाँ जाएंगे। वो सक्सेसफुल हुआ, कोई जाने लगे और कहने लगे अरे भाई ये लोग तो सही में हमारे परिवार के होते हुए भी नहीं आते हैं। ऐसा ही हम लोग जो है
हम अपना एक आधार बनाएं कि हम अपने समाज को या अपने घर को कैसा बनाकर ले जाएं। हम लोग जो है जैसा भी है, एक तो हमारा क्या है, हम कोई मूर्ति पूजा नहीं है और इनके आर्यों के बनाए हुए ग्रंथों को हम नहीं मानते। आदिवासी ऐसा मैं तो नहीं मानता और न मैं उनकी कोई कभी पूजा में जाता और न कोई ये नहीं करता। मैं कहा भाई हम प्रकृति के अनुसार, प्रकृति एक विज्ञान है, प्रकृति के अनुसार हम पैदा हुए हैं। हमारा भगवान कोई नहीं है, हमारे माँ बाप भगवान है और हमने इस संसार में यहाँ के प्रकृति के तरह कैसे जीव जंतु वो सब जो है प्रकृति प्रेमी है और वो प्रकृति ही एक विज्ञान है। इसके अनुसार यदि हमारा ये आंदोलन चलता है कि हम जो है, मैं जानता हूँ उत्तर भारत में बहुत से लोग यहाँ सभा में आते हैं और उत्तर भारत के लोग इधर, लेकिन वास्तव में वहां जाने पर उल्टा मिलता है और दक्षिण में भी यही हाल है। हम यहाँ देखते हैं हमारे लोगों को, हम कहते हैं भाई अपने हिसाब से चलिए, लेकिन वो अपने हिसाब से नहीं कहे। भाई हम इतना घर बनाए हैं, अगर हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं आएगा तो हमको कौन आदमी कहेगा। इस तरह के उदाहरण हमारे समाज में देते हैं। तो हमारा क्या है, ये पहली क्लास के हिसाब से आदिवासियों को जोड़ने के लिए बामसेट का एक अच्छा प्रयोग है और अच्छा है। और आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और उनकी नीति रीति को समझने की कोशिश करिए। हालांकि इसमें किताबें नहीं मिलेंगी और जिन लोगों ने किताबें लिखा है और जितने लोगों ने लिखा है वो सब झूठा लिखा है, अपनी बड़प्पन मानने के लिए चोरी करके लिखते हैं। आज के लेखक लोग यही हैं, कोई लिख दिया तो उसको अपने नाम से छाप देते हैं। इतना ही करके मैं अपनी बात जो है पूरा नहीं कह सका, लेकिन कभी समय आएगा तो मैं और भी बहुत सी बातें बताऊंगा। जो मेरा अध्ययन है कि आर्यों के आने के पहले यहाँ के लोगों के भाषा, संस्कृति और उनका जीवन व्यवस्था को पढ़ने की कोशिश करिए, वो चाहे किसी भी भाषा में हो। अगर प्रयोग करते हैं, एक आदमी मुझे मिला पूना में, रिटायर होने के बाद में गोंडी में पीएचडी करने के लिए पूना में गया था। क्यों गया था? वो रिटायर आदमी कौन से कॉलेज में जाएगा, लेकिन उसको रुचि थी। ऐसे हमारे लोग, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो है रिटायर होने के बाद बहुत कुछ काम करते हैं। वैसे मैं भी रिटायर हूँ और मेरा काम है, अभी मैं काम कर रहा हूँ। मैं 8 भाषाओं को, आदिवासी भाषाओं के भाषा साहित्य को ऊपर लाना, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने गोंडी में अपनी कहानी पढ़ा और ये बताया कि गोंडी भाषा कोई ऐसा नहीं है, ये भाषा भी बिल्कुल छूत है या नीचे है, ऐसा नहीं है। वो एक साइंस है, वो साइंस है जो दुनिया को सबको बदल सकती है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय बामसेट और जय। धन्यवाद सर।